अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है, टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इससे जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया दो वेक्टर्स को ऐड कर देना, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना और फिर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना, किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना विद सम नंबर। ठीक है। और आज जो टॉपिक है दो वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। तो जो दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो दो किस्म के रिज़ल्ट आते हैं हमारे पास। एक किस्म के रिज़ल्ट में स्केलर क्वांटिटी आंसर में आता है और सेकंड में वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टाइप्स आर नोन एज स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो प्रोडक्ट है वो स्केलर क्वांटिटी हो तो दैट प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वो वेक्टर क्वांटिटी आए तो उसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। जिस तरह नाम से जाहिर है, एज अ नेम इम्प्लाइज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ स्केलर क्वांटिटी वाइल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। आज हम स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे। कल का जो लेक्चर होगा उसमें वेक्टर को डिस्कस करेंगे। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको जब हम लिखते हैं तो उस वक़्त ए और बी के दरमियान हम डॉट लगाते हैं। ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज रिटन एज ए डॉट बी। तो इसलिए इसको डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ा जाता है। इसका जो जर्नल फार्मूला है वो है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा। ये इस प्रोडक्ट का जर्नल फार्मूला है। इसमें ए पहले तो वेक्टर है क्योंकि ये बोल्ड लिखे हुए हैं, बी भी वेक्टर है, बोल्ड करके लिखा हुआ है। लेकिन राइट साइड पे जो ए बी है इनको हमने लाइट फेस लिखा हुआ है, ए और बी। जब किसी वेक्टर को लाइट फेस लिखते हैं तो इट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू काज ऑफ थीटा, दोनों के मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाएंगे और फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा काज ऑफ थीटा। यहाँ थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कौन सा एंगल है? वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। थीटा जो है वेक्टर ए और बी के दरमियान में एंगल है कि जो दो वेक्टर्स हैं वो आपस में क्या एंगल बना रहे हैं, उन वो थीटा है। लेट्स सपोज एक वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी। इनके दरमियान जो एंगल है, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हुए तो इसका हम क्या लेंगे? काज लेंगे। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ थीटा। तो ये टोटल उनका रिजल्ट आता है। इस डॉट प्रोडक्ट की जो एग्जांपल है वो हमारे पास वर्क को एक डॉट प्रोडक्ट एग्जांपल है। ठीक है। वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहते हैं एफ डी कॉज थीटा, क्योंकि फर्स्ट जो वेक्टर है वो फोर्स है, सेकंड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, एंड कॉज थीटा, थीटा है द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फिज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट कि फ़िज़िकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम समझते किस तरह हैं? बाय डायग्राम। डायग्राम के ज़रिए हम इसको अब एक्सप्लेन कर रहे हैं फार्मूले को, ए बी काज थीटा को विद डायग्राम।
अब ये डायग्राम में देखें, इसमें एक वेक्टर है ए जिसको हमने हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है, और सेकंड वेक्टर कुछ एंगल बना रहा है बी विद वेक्टर ए, इनके दरमियान जो एंगल है थीटा। अब जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए डॉट बी, तो पहले हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक में कंप्लीट मैग्नीट्यूड आएगा। आप देखिए मल्टीप्लाई करते हुए ये दोनों बी और ए सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, इनके डायरेक्ट मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब बी जो एंगल बना रहे हैं, हम बी के दोनों कंपोनेंट मालूम करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो बी cos थीटा होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो बी sin थीटा होगा। जिस तरह एक वेक्टर होता है उसका हॉरिजॉन्टल ए cos थीटा होता है और वर्टिकल ए sin थीटा होता है, तो सिमिलरली क्योंकि यहाँ वेक्टर बी को हम रिजॉल्व कर रहे हैं इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, सो उसका हॉरिजॉन्टल होगा बी cos थीटा और वर्टिकल होगा बी sin थीटा। अब यहाँ पर क्वेश्चन सवाल ये अराइज होता है कि जो फार्मूला है उसमें बी sin थीटा क्यों नहीं लिखा, वहाँ पर बी cos थीटा हमने क्यों लिखा। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें ए के डायरेक्शन में बी का कौन सा कंपोनेंट है, ठीक है। ए के डायरेक्शन में ठीक है बी cos थीटा है, ए के डायरेक्शन में बी cos थीटा आ रहा है, सो इसलिए हम फार्मूले में बी cos थीटा को यूज़ करेंगे, ठीक है, बी sin थीटा को यूज़ नहीं करेंगे। सो जब हम इसका फार्मूला लिख रहे होंगे जर्नल मैग्नीट्यूड ऑफ ए, आगे हमने लिखना है बी cos थीटा। बी cos थीटा को फिज़िकली क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन का इसका दूसरा नाम क्या होता है, कंपोनेंट होता है, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड आउट किया। तो बी cos थीटा इज़ बेसिकली द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन द वेक्टर ए, सो इसलिए हम इसको बी cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, ठीक है, बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ ए, क्योंकि ये जो नीचे लाइन है आपको नज़र आ रही है ये लाइन, ठीक है, इसको देखें, यहाँ से लेकर ये पॉइंट तक, ये असल में काज कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बी का, लेकिन सिर्फ हम यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बी cos थीटा, इसके साथ हमने आई नहीं लगाया, सो इसलिए हम बी cos थीटा को प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए वो भी हम इसको कह सकते हैं। सो इसका जो जनरल फार्मूला हो जाता है वो ए बी cos थीटा होता है। सिमिलरली आप अगर बी डॉट ए करें, इसका इन्वर्स कर दें, मतलब इसकी तरतीब को, इसके सीक्वेंस को चेंज करें, पहले बी लिखें बाद में ए लिखें, जिस तरह हमने हेड टू टेल रूल में किया था, वेक्टर एडिशन ए प्लस बी और फिर हमने बी प्लस ए किया, दोनों का आंसर हमने देखा सेम था, वहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो रहा था, ओबे हो रहा था। तो यहाँ अगर हम डायरेक्शन को चेंज करेंगे, बी डॉट ए करेंगे, तो फिर भी आंसर हमारे पास बी ए cos थीटा आएगा। बी ए cos थीटा या ए बी cos थीटा एक ही बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हो रहे। 2 इंटू 3 करें तो आंसर 6 आता है, 3 इंटू 2 करें तो भी आंसर 6 आता है। तो स्केलर्स में अगर सीक्वेंस चेंज हो जाए तो आंसर सेम आता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो आप कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट आल्सो फॉलो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ ओबे होता है। इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये सेकंड डायग्राम से। इसमें आप बी को वैसे रहने दें, ठीक है, ए को डिवाइड कर दें इनटू कंपोनेंट्स, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में हमने बी को डिवाइड किया बी cos थीटा, तो यहाँ ए का प्रोजेक्शन आपने ड्रा करना है ऑन बी, ये ए का प्रोजेक्शन है ऑन बी, तो इसके जो हॉरिजॉन्टल साइड बन जाएगी ये वाली थीटा के साथ,
दैट इज़ ए कॉस थीटा। सो इसलिए आप इसको लिख सकते हैं बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, वहाँ पर था प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दैट इज बी कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या होता है? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वेक्टर बी। तो ये इसकी फिजिकल इसका कंसेप्ट है ए बी कॉस थीटा फार्मूले का, कि इसमें कॉस क्यों लगाते हैं, थीटा कहाँ से आ रहा है, ए और बी का मैग्नीट्यूड हमने क्यों यूज़ किया। तो इस फार्मूले को हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, और इसमें एग्जांपल भी हमने देखे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर आएगा वर्क, दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इस तरह और भी बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं आपकी बुक्स में, आप फर्दर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जिस तरह पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। सेकेंड ईयर में बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डॉट प्रोडक्ट है। अब इसी लेक्चर में हमने देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की खसूसियात, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है पेपर में, और उसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा डिफाइन डॉट प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं, कोई से 3, 4 इस तरह। तो हमारी बुक में आई थिंक 5 के करीब हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा बनते हैं, शार्ट भी बनते हैं, लेकिन ये पूरा जो टॉपिक है ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सिंस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा एंड बी डॉट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा विच इज आल्सो इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हेंस ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररेलेवेंट, कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर को चेंज करें, बी को पहले ले आएँ, तो ये इररेलेवेंट होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स स्केलर प्रोडक्ट इज़ कम्यूटेटिव। तो स्केलर प्रोडक्ट ओबे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ए डॉट बी इज़ आल्सो इक्वल टू बी डॉट ए। तो ये इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, और ये चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि शो दैट स्केलर प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, जो पीछे जो 2 डायग्राम मैंने बनाई हैं उसमें डायग्राम भी ड्रा करेंगे टू प्रूव दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, सेकंड जो प्रॉपर्टी है, व्हेन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, कि अगर 2 वेक्टर्स हमारे पास परपेंडिकुलर हों, मतलब एक वेक्टर ए है दूसरा बी है और उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तब उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा? वेक्टर ए और वेक्टर बी, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? ठीक है, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर इज 0। इनका आंसर क्या आता है? 0 आता है, चाहे इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। कोई भी 2 वेक्टर्स ले लें, अगर वो आपस में 90 डिग्री पे हैं तो उनका आंसर हमेशा 0 आएगा, क्योंकि फार्मूले में यूज़ हो रहा है काज थीटा। अगर हम काज में 90 पुट करेंगे तो काज 90 का आंसर 0 आता है, तो ये पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाएगा। कोई भी 2 वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हो उनका आंसर हमेशा 0 आएगा। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, अगर हम यूनिट वेक्टर्स को देखें, उनका डॉट प्रोडक्ट लें आई जे के, सिंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। देखें आप, आई जो है वो एक्स एक्सिस पे होता है, जे वाई एक्सिस पे होता है, के जेड एक्सिस पे होता है। तो एक्स वाई और जेड ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो आई और जे का भी एंगल 90 बनता है,
जे और के का भी आपस में एंगल 90 बनता है, के और आई का भी एंगल आपस में 90 बनता है। तो आप इनमें से किसी भी दो का अगर प्रोडक्ट लेंगे सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, तो आंसर इज़ ऑलवेज ज़ीरो बिकॉज cos 90 इज़ ज़ीरो, क्योंकि ये आपस में परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पैरेलल वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हो या एंटी पैरेलल, पैरेलल का मतलब उनमें एंगल 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का मतलब है उनमें एंगल 180 डिग्री। ठीक है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। उनके डायरेक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर आता है, क्योंकि पैरेलल के केस में थीटा 0 होता है और cos 0 का आंसर 1 आता है। सो सिर्फ हमारे पास आंसर में ए बी रहेगा, ए डॉट बी। जब आप इसको प्रोडक्ट लिख रहे होंगे, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड cos ऑफ 0, क्योंकि ये cos ऑफ जो 0 है ये 1 हो जाएगा, तो सिर्फ आंसर में रह जाएगा ए बी, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये जो आंसर है इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिया जा रहा है, इसमें से cos ख़त्म हो गया क्योंकि वो 1 है। सिमिलरली इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स पैरेलल हो सकते हैं कि अगर हम सेम के साथ मल्टीप्लाई करें, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट जो आई यूनिट वेक्टर है वो एक्स एक्सिस पे है, अगर दूसरा लेके आएंगे वो भी एक्स एक्सिस पे होगा, तो जब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आई डॉट आई, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, तो ये क्या बन जाएगा, आई डॉट आई दैट इज़ इक्वल टू 1। इसी तरह अगर जे डॉट जे करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा, के डॉट के करेंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। एंड फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री होता है, तो cos 180 का आंसर -1 होता है। इस तरह की वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि cos 60 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, 180 पे क्या होता है, 0 पे क्या होता है। इसी तरह साइन की वैल्यूज़, टेन की वैल्यूज़, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद होती फॉर एग्जांपल तो फिर आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, उसमें इजीली आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये जनरल जो वैल्यूज़ हैं cos, साइन और टेन की, ये आपको याद होनी चाहिए कि आप इनको हर वक्त आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत ना हो। ठीक है। 0, 90, 45, 180, 60, 30, ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आप याद रखें। ठीक है। एंटी पैरेलल पे क्या आंसर आता है, माइनस में आता है, क्योंकि cos 180 -1 होता है। फिर नेक्स्ट इसमें एक प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट मीन उसी वेक्टर को अपने ही वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब अगर एक वेक्टर ए है, आप उसको ए से मल्टीप्लाई करें, जैसे आप करते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 5 के साथ, क्योंकि वही सेम वेक्टर है। इसको कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, कि वेक्टर अपने से खुद से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर एक वेक्टर बी है तो उसको बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी है तो सी से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। वेक्टर एफ है तो एफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब सेल्फ प्रोडक्ट होता है, द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जब सेल्फ प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर में क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। जैसे हमारे पास ए मल्टीप्लाई करें तो ए का आंसर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए ए और दूसरा वेक्टर ए वो सेम वेक्टर हैं, तो सेम डायरेक्शन में हैं। डायरेक्शन जब सेम है तो उनमें कोई एंगल नहीं है, एंगल नहीं है तो इट मीन एंगल इज़ 0, और cos 0 जब करेंगे तो cos 0 इज़ 1, इसका आंसर तो 1 हो गया। बाकी इधर क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है, ए है, ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए है, ए का मैग्नीट्यूड, तो a इंटू ए दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। सेल्फ प्रोडक्ट का आंसर इसका स्क्वायर होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs, काफ़ी दफ़ा ये बोर्ड पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है
कि सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ए इज इक्वल टू, आप आंसर में आपके पास लिखा होगा ऑप्शन कोई होगा ए स्क्वायर, तो आप उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरह आई डॉट आई जे डॉट जे का आंसर क्या आता है, जैसे 1 आता है, ये भी रिपीटेड MCQs हैं। आई डॉट जे का क्या आता है, 0 आता है। के डॉट आई का 0 आता है, ये भी रिपीटेड MCQs हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, जिस तरह हमने ऐड किया था कल के लेक्चर में वेक्टर एडिशन इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो अब हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो वेक्टर्स हैं बच्चे, इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिखें, ए है और फिर बी है। ए के कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, ए एक्स, ए वाई और ए जी। अगर आप तीनों डायरेक्शन के कंपोनेंट लें, एक्स वाई जी, ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होते हैं। किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 होंगे या 3 होंगे। अगर प्लेन में है तो 2, अगर स्पेस में है तो 3, एक्स वाई और जी। एक्स जो होता है वो आई डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस पे। ए वाई एक्सिस पे होता है, तो इसलिए जे लगाएंगे। ए जेड जो है क्योंकि जेड डायरेक्शन में होता है तो उसके साथ के लगाएंगे। फिर दरमियान में डॉट। इसके बाद बी के कंपोनेंट्स, बी एक्स जो है बी वाई और बी जेड। इसी तरह बी के भी 3 कंपोनेंट होंगे। जो बी एक्स है वो एक्स एक्स पे है तो आई, बी वाई वाई डायरेक्शन में है तो जे, बी जेड जो है क्योंकि जेड एक्सिस पे है तो उसके साथ के लगाएंगे। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो आंसर आता है, टोटल जो फाइनल रिज़ल्ट आता है, उसमें x के साथ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई और बी वाई और ए जेड और बी जेड। बाकी सारे टर्म इसमें नहीं शामिल होंगे। कि जब आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो x वाला कंपोनेंट दूसरे के x से मल्टीप्लाई होगा, पहले का y दूसरे के y से मल्टीप्लाई होगा, पहले का z दूसरे के z से मल्टीप्लाई होगा, और वो सारे आपस में ऐड होके फाइनल आंसर आता है। तो इसलिए आंसर में हमने लिखा ए एक्स बी एक्स, ए का x बी के x के साथ, ए का y बी के y के साथ, ए का z बी के z के साथ। तो इसी चीज़ को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड द एंगल। ये जो ऊपर इक्वेशन है 2.20, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इसकी जो वैल्यू ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं ये चीज़, ठीक है, ये लिख दिया। अब हमें एंगल चाहिए, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए ये जो इस साइड पे ए बी है, इसको हमने क्या करना है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड कर देना है। इस साइड पे सिर्फ